प्रदीप जी, जो बिल्डिंगें गिर चुकी, जो घर से बेघर हो चुके, ना उनको ट्रांजिट कैंप मिला अभी तक, और साथ ही साथ में जिन जिन लोग जो लोग घर से बेघर हुए उनका क्या दोष? उन्होंने तो बिल्डर से बिल्डिंग खरीदी। तो उस टाइम के जो बिल्डर जिनकी यादी महानगर पालिका में है, एसडीओ में है, क्या ऐसे बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन लोगों ने उलवा की रेती यूज की? उस टाइम के जो भी नगर सेवक रहे होंगे, जिन जिन वार्डों में बिल्डिंग गिरी, क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या उस टाइम पे जो सत्ता में थे, क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्यों खाली जनता भुगते, क्यों नेता नहीं? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. क्या आप अपने व्यवसायिक सपनों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? क्रिस्टल फाइनेंस के बिजनेस लोन्स में वो सब कुछ है जो आपको वहां पहुंचने में मदद के लिए चाहिए। इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ सिर्फ अपनी बैंकिंग स्टेटमेंट पर पाइए 35 लाख तक का बिजनेस लोन। इस बैंकिंग लोन के लिए आपको सिर्फ चाहिए अपनी बैंकिंग टर्नओवर। सो आज ही कांटेक्ट कीजिए बिजनेस लोन के लिए। क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी। आइए लेते हैं एक मुलाकात प्रदीप रामचंद्रानी जी के साथ में, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। तेज तरार बोलते हैं और बेबागी से बोलते हैं। प्रदीप जी, आपने हर टाइम आरोप लगाया है कि क्राइम की राजनीति, कालानी परिवार क्राइम की राजनीति करता है। सन 1992 से लेके, मतलब जब से वो सत्ता में आए तब से क्राइम की राजनीति। अभी आपकी सरकार है, आपकी सरकार में आपको पता है कितना क्राइम शहर में बढ़ चुका है? आए दिन मार धार, एक ही व्यक्ति के ऊपर 3-3, 4-4 बार केसेस हो रहे हैं, उनको बेल मिल रहा है, फिर क्राइम कर रहे हैं। तो इन पे क्यों नहीं आपकी भारतीय जनता पार्टी लगाम लगाती है? क्यों क्रिमिनल्स को खुली छूट दी जा रही शहर के अंदर? क्या कहेंगे इस विषय के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई यहाँ पर अपराधियों को पूरी तरह से खुली छूट है, क्योंकि कई वर्षों तक इस शहर में अपराधीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया गया और वह अपराधीकरण, जितने लोग यहाँ पर उस तरह से पैसे उगाही करना, ये सारा उनका धंधा बन गया। उसको ख़त्म करने में समय लग रहा है। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर कुछ कमियां हैं, अगर वास्तविकता में कुछ कमियां हैं, तो आप किसी एक मुद्दे के ऊपर ऐसा कौन सी घटना है जिस पे पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और आप कहते हो कि अदालत बेल देती है? देखिए, अदालत के और जो कोर्ट के कामों में हमारा हस्तक्षेप नहीं होता। वह अगर उन्हें बेल देती है तो वो उनकी, जो अगर उनकी बेल होने की स्थिति होगी तो बेल होगी। नहीं, बेल होने के बाद फिर से क्राइम होता है। यानी कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो डर होना चाहिए पुलिस का, वो नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस कलम जो लगाती है वो छोटे लगाती है, जिसमें उनको आसानी से उनको बेल मिल जाए, फिर बाहर निकलते हैं, फिर क्राइम करते हैं। तो ऐसा कोई कानून नहीं है क्या जिसके कारण इन जो खूंखार जो अपराधी है उनके ऊपर लगाम लग सके? देखिए, ये बहुत जमाने से सुना जाता है कि पहले दिन जैसे नहीं रहे, महंगाई बहुत बढ़ गई, अपराध बहुत बढ़ गया। लेकिन आप किसी घटना का जिक्र करिए कि यह घटना है, यह अपराधी है, इसको बेल मिली, बाद में उसने अपराध किया, तो उसके ऊपर कुछ हम अपना वक्तव्य कर सकते हैं। बाकी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इन बातों का तो उत्तर देना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, हम वो भी नाम बताएंगे आपके सामने। मुझे एक और बात बताइए, जो आपने जो बड़े बड़े वादे किए थे मालकानक को लेके, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम जल्दी मालकानक लेके आएंगे, मालकानक के बगैर तो जीआर का कोई मतलब ही नहीं उगता है। फिर अभी घुमा फिरा के फिर एक दूसरा एक फंडा लेके आए हैं कि भाई हम आपके पार्टी के कुछ पदाधिकारी लोग उनसे अपना एसडीओ से मिले
और उनको आके एक ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में कहा कि भाई ये जो अपना रीडेवलपमेंट और ये जो पेनल्टी वाला जो हिसाब किताब है, आपको नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मालकानक को कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है? जो जीआर के माध्यम से जो आना था मालकानक, ये उस तरीके से आ ही नहीं सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, इसमें बड़ी अस्पष्टता है। जितने भी उल्लासनगर के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, इसमें अस्पष्टता है। अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसी के पास भी इसका उत्तर नहीं है। लेकिन मैं इस बात को कहूँगा कि मुख्यमंत्री ने जब विधानसभा के पटल पर जो बातें कही थी, बिल्कुल तर या सर्व आपल्या लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली होती की उल्हासनगर शहरातली जी अनधिकृत बांधकामं आहेत ती दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये त्या इमारती पडतात, लोक मरतात, आपण फक्त जातो, त्यांचं सांत्वन करतो, पुढे काही होत नाही। त्यामुळे या उल्हासनगर शहरातील दिनांक 1/1/2005 पूर्वीची अनधिकृत जी बांधकामं आहे ती रेग्युलाइज करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र विधिमंडळाने उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत विकास कामे नियमानुसार करणे अधिनियम 2006 पारित केला होता। अधिनियम अंमलात आल्यापासून जवळपास 17 वर्षांचा कालावधी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी नागरिकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, कारण जे काही चार्जेस आहेत ते जास्तीचे होते आणि म्हणून या सर्व अडचणींचा अभ्यास करून आवश्यक त्या उपाययोजना सुचविण्याच्या शासनाने 27/7/2021 रोजी एसीएस महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती आणि या समितीमध्ये प्रधान सचिव नगरविकास 1, प्रधान सचिव नगरविकास 2, सहकार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे, जिल्हाधिकारी ठाणे, जमाबंदी आयुक्त कोकण विभाग नवी मुंबई व आयुक्त उल्हासनगर महापालिका यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती केली होती। गठीत समितीने प्रशमन शुल्क क्लस्टर योजनेचे किमान क्षेत्र, अनधिकृत जमिनीचे मालकी हक्क, अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्यास आवश्यक चटई क्षेत्र, निर्देशांक, डीम कन्व्हेन्स यांचा अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर केला, अशी कार्यकक्षा ठरवून देण्यात आली होती। समितीने 21/3/2022 रोजी शासनास अहवाल सादर केला। समितीने केलेल्या सर्व शिफारशी शासनाने तत्वतः स्वीकारल्या आहेत। शिफारशीमधील ठळक बाबी ज्या आहेत, अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्याचा कट ऑफ डेट 1/1/2005 ऐवजी 31/12/2021 हा केलेला आहे। विद्यमान तरतुदीमधील 4 FSIच्या वर युनिफाईड DCPR नुसार ॲन्सिलरी FSI देणे हा देखील निर्णय घेतला आहे। वरील FSI व्यतिरिक्त पुनर्विकास करताना इन्सेंटिव्ह FSI देखील अनुज्ञेय केलेला आहे। क्लस्टरसाठी असलेले किमान 4000 चौरस मीटर क्षेत्राचे अधिक स्पष्टता करणे आणि त्यामुळे तिथे छोटा क्लस्टर करायला लागेल म्हणून तो देखील निर्णय घेतला। अनधिकृत बांधकामे रेग्युलाइज करणे कामे जे काही प्रीमियम आपण प्रशमन शुल्क दर रेडी रेकनरच्या 10 ते 20% एवढा होता, तो आता सरसकट 2200 रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर चौरस मीटर चौरस मीटर स्क्वेअर मीटर आहे, म्हणजे 200 रुपया 220 रुपये स्क्वेअर फूट, बरोबर आहे ना? ते झाला, नियम केला नव्हता आणि त्यामध्ये म्हणजे अतिशय कारण पूर्वी काय होतं, प्रत्येक स्क्वेअर फीटला 1500 रुपये घेत होते, 2000 मागत होते, ते कोणी येतच नव्हतं। त्यामुळे आपण ते रेडी रेकनरच्या 10 ते 20% एवढा तो आपण कमी केला आणि सरसकट 2200 रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर म्हणजे 220 रुपये स्क्वेअर फीट। सोसायटीची नोंदणी नसणे, रहिवाशांची करारपत्रे नसणे, भूखंडाची मालकी व डी फॉर्म नसणे इत्यादी अडचणीबाबत सहकार विभागामार्फत सुलभता आणण्याचा देखील निर्णय घेतलेला आहे। ज्या सदनिकांची करारपत्रे नोंदणीकृत झाली नाहीत त्यांच्या मुद्रांक शुल्काच्या दंडाची रक्कम माफ करणे, PR कार्ड व सनद उपलब्ध करणे याविषयी देखील महसूल विभागामार्फत तो देखील निर्णय घेतलेला। उसमें यह मालकाना हक भी दिलाया जाएगा, सनद भी दिलाई जाएगी और जितने भी रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्री स्टैम्प ड्यूटी उसकी माफ़ की जाएगी और दंड की राशि केवल 204-205 रुपये प्रति स्क्वायर फुट रहेगा। उसमें सारी बातें आएगी। यह मुख्यमंत्री ने पूरे विधानसभा के पटल पर कहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसे पूरा करना होना चाहिए। अब क्यों नहीं हो रहा है, उसमें क्यों विलंब हो रहा है,
यह एक जांच का और शोध का विषय हो सकता है। देखिए सीएम साहब का डिक्लेरेशन के बाद में फिर अभी वापस वो दंड राशि भरो 204 रुपया, फिर हम उसको रीडेवलपमेंट में जानेंगे, यानी कहीं ना कहीं डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है। जीआर से हटा के रीडेवलपमेंट और ये जो पेनल्टी भरने की जो विषय उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा कि मालकाना जो मिलना था चाहिए था जीआर के द्वारा, जो सीएम साहब ने डिक्लेयर भी किया, उसको कहीं ना कहीं अलग रूप पे लेके जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीआर आ चुका है, जीआर लागू हो गया है, और जीआर में आप कहोगे कि रिकंस्ट्रक्शन हमारी मांग थी। पुराना जो जीआर था उसमें हमारे को अपनी जो अनधिकृत बांधकाम को अधिकृत करने की जो समस्या आ रही थी कि वो कि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ नहीं थी। बिल्डिंग की स्ट्रेंथ के लिए हमको रिकंस्ट्रक्शन चाहिए था। अब रिकंस्ट्रक्शन की पॉलिसी उन्होंने दी है, और जीआर का अर्थ ही रिकंस्ट्रक्शन और मालकाना हक और उसकी दंड की राशि कम करना, जो चीज सारी है वो सारी घोषणाएं हुई है। लेकिन अभी तक इस बात का हम यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वह जो चीज हमारे पास आनी चाहिए थी पूरी तरह से वो हमारे हाथ में नहीं आई है। विलंब हुआ है, विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि विलंब होने से जिस तरह से बरसात का मौसम हमारे सर पर है, और जब फिर इमारतें गिरेंगी और कोई निष्पाप लोगों की जान जाएगी, तो हमें लगेगा कि यह जो जल्दी होना चाहिए था उसमें विलंब हुआ है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो आपके सामने जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी हैं, पार्टी के तरफ से यह पूरी जोर के साथ, पूरी ताकत के साथ आने वाले बरसात के मौसम से पहले उसका पूरी तरह से अंत हो जाना चाहिए। और ये जो बात नई आई है कि सनत जो है वह एसडीओ देगा, उसके लिए ये पैसा भरना पड़ेगा। मैंने जो मुख्यमंत्री का भाषण सुना है मराठी में, वह कह रहे हैं कि स्टैंप ड्यूटी जिन्होंने नहीं भरी थी उसका भी कोई भी दंड पुरानी नहीं मिलेगी, और 31/12/2021 तक जितने भी अवैध निर्माण हैं उसको नियमित किया जाएगा। केवल 204 रुपया फुट पे मिलेगा, और एक बार अगर किसी को डी फार्म मिल जाता है और डी फार्म मिलने के बाद वह डी फार्म पे अपना प्लान रिकंस्ट्रक्शन करा सकता है। डी फार्म के बाद सनद की क्यों जरूरत है, यह एक अनसुलझा हुआ मुद्दा है। रही बात जहां परेशानी का सबब आएगा, जहां रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट आरक्षित प्लाट हैं, गवर्नमेंट सरकार द्वारा आरक्षित जमीनों पर कई झोपड़ों का, कई इमारतों का, कई जगह का वहां पर उनका कब्जा है, उनको कैसे राहत मिलेगी, यह एक प्रश्न हो सकता है। बाकी जितने भी रीडेवलपमेंट की इमारतें हैं उनको अगर डी फार्म मिल जाए 204 रुपए के बाद, वह डी फार्म पे अपना प्लान पास करा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी महानगर पालिका ने डी फार्म पर प्लान पास किए हैं। अब एक बार डी फार्म पास हो गया, उसके बाद वहाँ के जितने भी वहाँ के रहवासी हैं उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने वहाँ पे इमारत बना दी। रही बात कि जिसका जो पुराना मालिक होगा जिस इमारत पे, उसने वो उसी के नाम पे होगा, उसका सरकार क्या राहत देगी, बहुत सारी अस्पष्ट बातें हैं। हमारे जितने भी सभी पक्षों के नेताओं को मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि यहाँ पर जरा सी बात पर श्रेय लेने का जो हम प्रयास करते हैं वह ठीक नहीं है। श्रेय लेने के चक्कर में हम कहीं न कहीं जो चीज़ें हमको मिलनी चाहिए उस चीज़ों में विलंब हो रहा है। इसीलिए इन चीज़ों को तुरंत प्रभाव से लेना चाहिए। सरकार ने बहुत कुछ दिया है, सरकार ने घोषणा बहुत अच्छी करी है, अब केवल है जो घोषणाओं को लागू कराना है, उसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर आगे जाना होगा। देखिए प्रदीप जी, जो बिल्डिंगें गिर चुकी, जो घर से बेघर हो चुके, ना उनको ट्रांसिट कैंप मिला अभी तक, और साथ ही साथ में जो लोग घर से बेघर हुए उनका क्या दोष, उन्होंने तो बिल्डर से बिल्डिंग खरीदी। तो उस टाइम के जो बिल्डर जिनकी यादी महानगर पालिका में है, एसडीओ में है,
क्या ऐसे बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन लोगों ने उलवा की रेती यूज की? उस टाइम के जो भी नगर सेवक रहे होंगे, जिन जिन वार्डों में बिल्डिंग गिरी, क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या उस टाइम पे जो सत्ता में थे, क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्यों खाली जनता भुगते, क्यों नेता नहीं? क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, ये जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि घर से बेघर तो जनता हुई ना। नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है डिस्कशन का। सही है। ये इस चैनल पे 2 शब्दों में इसको वर्णित नहीं किया जा सकता। सही आपकी बात। इसके लिए डिबेट के लिए बैठेंगे। इसके लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा। आप एक इंटरव्यू ले रहे हैं जिसमें लोग देखेंगे, ये इस समय का मुद्दा नहीं है। ठीक है। मुद्दा मुझे ये कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे पूरे शहरों के नेतृत्व की, जिसमें मैं अपने आप को भी सम्मिलित करता हूँ, शहर के प्रति दूरदृष्टि नहीं है। हम केवल छोटी सी भी बात होती है उसकी ढोल जोर जोर से बजाते हैं। कहीं ना कहीं दूरदृष्टि रखनी होगी। हमको यह सोचना होगा कि आज हमारे पास हमारे शहर को अगर ठीक करना है, अगर अच्छी तरह से करना है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होगा, पानी देखना होगा, और इमारतों को जिस तरह से 4 से 4 FSI मिली है, उसके बाद कंसिलरी मिली है। FSI बहुत है, लेकिन जब साइड मार्जिन छोड़नी पड़ेगी, आजू बाजू छोड़नी पड़ेगी, तो जगह कहाँ बचेगी? ऊपर आदमी कितना जा सकता है? बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत कठिनाइयां हैं। लेकिन दूरदृष्टि रखकर अगर सभी लोगों ने एक मन से एकजुट होकर, और जो बुद्धिजीवी हैं उस शहर के, वो भी जब तक आगे नहीं आएंगे, तो केवल नेताओं के भरोसे पे या एक दूसरे के ऊपर यह स्नेह किया आरोप प्रत्यारोप से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना समय अच्छा इससे पहले नहीं उल्लासनगर के था। ठाणे जिले का जो है वो चीफ मिनिस्टर है, और यहाँ का खासदार श्रीकांत शिंदे साहब जो चीफ मिनिस्टर के सुपुत्र हैं। आज के समय पर अगर हम इन चीज़ों का, इन अवसर का लाभ नहीं उठा सकते, तो जीवन में इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इसीलिए सभी लोगों से, जितने भी राजनीतिक पक्ष हों, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कौन सी दूसरे विचारधारा का हो, कम से कम इस मुद्दे पर उन्होंने और यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, NGO ने, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने मिलकर इसको आज अवसर लेने का, प्राप्त करने का समय आया है। इसमें सभी ने अपना समय देना चाहिए, तब जाकर ये हम इस समस्या से दूर हट पाएंगे। जब तक मालिकाना नहीं मिलता है, तब तक कोई भी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट मुझे लगता कि नहीं हो सकती है। इस विषय के ऊपर हम सभी पार्टियों के नेताओं से पूछेंगे कि आपका राय क्या है और क्या पब्लिक की मांग है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल।